नमस्ते दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है न्याय के ऊपर, वो है जस्टिस के ऊपर कि सार्वजनिक संभाषण में जस्टिस क्या महत्व रखता है, किस प्रकार इसकी हम चर्चा करते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है आतंकवाद के बारे में कि कैसे अभी भी कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री में और उसके साथ में कुछ अफ्रीकी कंट्रियों में भी आईएसआईएस का अभी भी मौजूदगी है, तो वो कैसे हमारे समाज को, हमारे विश्व को और अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी एक छोटी सी चर्चा है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो कॉर्पोरेट की, जो समाज के टूवर्ड जो एक जिम्मेदारी है, जो समाज को लेकर एक जो जिम्मेदारी है, उस पे बात करता है और आज के कोविड एरा में कैसे वो समाज के और अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर सकते हैं और समाज को कैसे और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा चौथा है न्यूज इन फ्लैश। ये लॉ सीखो का इनिशिएटिव है जिसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले लॉ सीखो के ये कुछ पैकेजेस है और कोर्सेस है, ये आप देख सकते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स जो है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारियों के लिए है। उसके अलावा हमारे ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप एक बार जरूर लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाइए और इन सारे कोर्सेज की जानकारी लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू क्या है। आज का हमारा एमसीक्यू जो है वो कथनों के आधार पे है। अब ये कथनों के आधार वाला एमसीक्यू थोड़ा समय लेता है ज्यादा, तो समझते हैं कि आज के हमारा एमसीक्यू क्या है। तो जो आज के एमसीक्यू में जो पहला कथन है वो ये है कि रोहिंग्या जो समुदाय है, जो इतनी ग्रुप है, वो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और ये म्यांमार के राखाइन स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ में जो दूसरा कथन है वो ये है कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, वो उर्दू बोली या भाषा बोलते हैं और ये जो भाषा बोलते हैं, उर्दू बोली या भाषा, ये बर्मीज लैंग्वेज से अपोजिट है जो म्यांमार में बोली जाती है, उसके विपरीत है जो म्यांमार में बोली जाती है। तो अब आपको इसमें से आंसर ऑप्शंस में से आंसर सिलेक्ट करना है। जो ऑप्शन ए है वो ये कहता है कि सिर्फ कथन एक ही सही है। जो ऑप्शन बी है वो ये कहता है कि सिर्फ कथन दो सही है। ऑप्शन सी तो कहता है कि कथन एक और दो दोनों सही है और ऑप्शन डी ये कहता है कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो जो भी आपका उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो ये है कि आप सीएसआर से क्या समझते हैं। और आज क्या जो हमारा कोविड का एक पीरियड चल रहा है, जो हमारा कोविड एरा चल रहा है, उसमें जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनीज है, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकती है और उनको एक इनोवेटिव कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती है। इसका उत्तर आप 250 शब्दों में लिखिए। तो चलिए हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सार्वजनिक संभाषण में न्याय के बारे में ये बात करता है। थोड़ा दार्शनिक रूप से ये आर्टिकल को लिखा गया है। तो अब बात ये आती है कि इस ये चर्चा कहाँ से आई। तो जब हम सार्वजनिक संभाषण में हमेशा से दो आइडियाज, हमेशा से दो चीजों की चर्चा हुई है। एक तो व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में या व्यक्तिगत जो हमारा इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बारे में। उसके साथ में नेशनल ग्लोरी, जो कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी से संबंधित है। तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ या हमारा जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वो ज्यादा महत्व रखता है कि नेशनल ग्लोरी की जो हमारे देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। तो इसके आसपास ये आर्टिकल घूमता है। तो हम देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। अब जब हम बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की, एक खुद के स्वार्थ की, तो कहीं ना कहीं ये एक असमानता को जन्म देता है और एक पर्टिकुलर समुदाय को एक हाशिए पे ढकेलता है, जिससे कि एक जो समान रूप से संसाधनों का जो वितरण है और जो जितने भी जो बर्डन्स आते हैं, जो कठिनाई आते हैं, उसका एक बराबर रूप से जो वितरण है, जो शेयर है, वो नहीं हो पाता है जब भी हम स्वार्थ की ओर ज्यादा झुकते हैं। तो आर्टिकल में बताया गया है कि व्हाट इज जस्टिस, ये न्याय क्या है। तो न्याय ड्यू टू हिम और हर, उसके लिए यथोचित क्या है, उसके लिए सही क्या है, उस पर आधारित है।
तो पहले तो ये एक हायरार्किकल एक नोशन फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं पदानुक्रमित एक नोशन को फॉलो करता है। मतलब जो एक क्रम में जो सबसे ऊपर है, उसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उस पर बर्डन कम आएगा। जैसे समाज में अगर हम देखें, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और उन पर बर्डन कम पड़ेगा। वही और नीचे अगर हम समुदाय के निचले तबके की ओर देखें, तो निचले तबके में क्या होता है कि उन पर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनको जो फायदे, उनको जो बेनिफिट मिलता है वो कम होता है। अब ये समाज के रूप में हो गया। अब अगर आप एक फैक्ट्री का मालिक और एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, इनके दृष्टि से देखें, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, पर उस पर उतना बर्डन नहीं होता है जितना एक वर्कर तक होता है। वर्कर को रोज आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसका दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, उसको बेनिफिट मिलता है, पर वो कहीं ना कहीं एक जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसमें काफी ज्यादा अंतर होता है। तो यह जो हायरार्किकल नोशन है वो इसकी बात करता है। और जो हमारा दूसरा नोशन रहता है वो है समानाधिकारीवाद, जिसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये उस पर आधारित होता है। तो जो हायरार्किकल नोशन को एक हमेशा से स्टार्टिंग में एक अपोजिशन मिला है, जो हम गौतम बुद्ध की टीचिंग है उसके द्वारा, जो हमारी एक पद्धति रही है, एक भक्ति मूवमेंट रहा है उससे, और वैरशेविज्म से। तो जैसा कि आपको पता है कि बुद्ध की टीचिंग और जो हमारी भक्ति पोएट्री है या वो वैरशेविज्म है, इसमें हमेशा से एक ऐसे समाज की बात की गई है जो कि अपने आप में समान हो, जहाँ पे सारे लोग समान हो, जहाँ पे कोई ऊंचा नहीं हो, कोई नीचा नहीं हो, जहाँ पे लिंग आधारित जेंडर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहाँ पे कोई जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो इन्होंने एक ऐसे समाज की बात करी, जब बुद्ध ने अपना टीचिंग करा, जब उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, तो उन्होंने इस बारे में बात करी है। जो हमारी भक्ति पोएट्री है, अगर आप भक्ति कविताओं को देखें, भक्ति युग जो हमारे समाज में एक दौर आया था भक्ति युग का, अगर आप उसमें कविताओं को पढ़े, फिर वो ज्ञानेश्वर की कविताएं हो, फिर वो तुकाराम की कविताएं हो, कि वो कबीर की रचनाएं हो, कि वो रहीम की रचनाएं हो, उसमें एक ऐसे समाज की बात की गई है जिसमें सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ऊंचा और नीचा वो अपने कर्मों से बनता है, एक ऐसे समाज की बात करी है। उसी तरह हम वैरशेविज्म की बात करें, तो वैरशेविज्म हमारे समाज में, एक हिंदू समाज में हमेशा से दो संप्रदाय चलते आए थे, एक वैष्णव और एक शैव। तो शैव समाज से ही ये वैरशैविज्म आया था, जो आगे चल के जिसमें से लिंगायतिज्म और एक अलग पार्ट निकला था, जो संत बसवेश्वर ने निकाला हुआ था। तो बसवेश्वर ने भी इसी की बात करी थी कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सब बराबर हो। तो हम जब वैरशैविज्म की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जो शिव का ट्रेडिशन है, एक वैदिक शिव ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करता है। और ये जो वैरशैविज्म था, ये शंकराचार्य द्वारा ये चालू किया गया था। लेकिन इसके बाद में जो एक लिंगायत संप्रदाय बना, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी जो काफी सिग्निफिकेंटली मौजूद है, वो बसवेश्वर द्वारा चालू किया गया था, और वो इसकी बात करता है कि समाज बराबर रूप से होगा। और जो वीर शैविज्म, अगर हम पर्टिकुलर वीर शैविज्म की बात करें, तो वीर शैविज्म जहाँ तक है, सिद्धांत और शिखामणि के जो उपदेश आते हैं वहां से, उनको फॉलो करता है। और उसी से जो लिंगायतिज्म निकला है, वो संत बसवेश्वर की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करता है। तो शुरू में तो जब हम देखते हैं कि जो बुद्ध की टीचिंग है, जो भक्ति पोएट्री है, जो वैष्णविज्म है, वो उसका फोकस था कि जो समाज के ऊपरी हिस्सा है उसको सब कुछ मिल जाए, इसके वो विरोध में थे। सबको समान रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए, वो समान अधिकारीवादी सोच के हमेशा से एक पक्षधर रहे हुए हैं। पर समय जैसे बदलता गया, वैसे बुद्ध की टीचिंग सिर्फ एक बुद्ध का संप्रदाय बन के रह गया, एक बुद्ध संप्रदाय हो गया, जिसमें वो कहीं ना कहीं जो एक इसेंस था, जो असली उपदेश थे बुद्ध के, वो गुम होने लगे, वो कम होने लग गए। जब हम भक्ति पोएट्री की बात करते, तो इसे सिर्फ हमने एक भगवान को खुश करने वाली कविताएं बना के ही रख दिया। कहीं ना कहीं इसका जो एसेंस आता था, इसकी जो मूल भावना थी, वो भी धूमिल होती गई। और वैसे ही वीर शैविज्म भी जो था,
जिसमें सब लोगों की समान होंगे इसकी बात की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक तस्वीर धूमिल होती गई। और कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज के हम जो कुरीतियां कहते हैं, जो एक जातिवाद कहते हैं, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो वापस उसी और ये बढ़ने लग गए थे। एक लाइन थी वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लग गई। तो राइटर ने इनकी टीचिंग्स की और जो भक्ति मूवमेंट है इसके कई एक चर्चा करते हुए कहा है कि इन्होंने हमेशा से एक हायरार्कियल नोशन को रिजेक्ट किया है। अब दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक नीड बेस्ड होता है। तो नीड बेस्ड में क्या होता है कि हमारी एक मनुष्य के लिए जो जरूरतें हैं उसको उसी हिसाब से बेसिक चीजें मिलना चाहिए। जैसे बेसिक जरूरतें होती है, उसको एक अच्छा घर चाहिए, उसको पानी चाहिए, ठीक है, उसको और जो जरूरी बेसिक नीड्स है जो एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन जब भी हम एक दूसरी सोच की ओर बढ़ते हैं तो वो सोच बेस होती है कि आप में जो टैलेंट है, आप में जो क्वालिटीज है, आप में जो काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको जो समाज का शेयर है, जो बेनिफिट और जो बर्डन का शेयर है वो मिलना चाहिए। अगर आपने क्वालिटीज हमेशा से अच्छे हुई, अगर आप में कहीं ना कहीं एक टैलेंट अच्छा हो तो आपको ऑब्वियसली एक बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो एक ये दो इंटरप्रिटेशन थे। तो राइटर ने इनकी चर्चा करी है, जस्टिस के एक पहलू में, एक न्याय के एक परिवेश में इनकी चर्चा की गई है। उसके अलावा राइटर ने कहा है कि जब बेनिफिट और बर्डन की जब हम बात करते हैं तो ये इक्वली शेयर्ड होना चाहिए, बराबर रूप में समाज में सब में बटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम औपनिवेशिक काल में देखते थे भारतीय किसानों की कैसी दशा हुई थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो बेनिफिट था वो ब्रिटिश रह जा रहे थे, बर्डन हमारे किसानों पर आ जा रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो न्याय की सोच है, ये जस्टिस जिसे हम कहते हैं, उसके ये बिल्कुल विपरीत है। अब न्याय कहाँ जन्म रहता है, न्याय की जरूरत हमको पड़ती कहाँ पर है? जब भी समाज में कुछ कमी होती है और किसी ना किसी चीज की कमी होती है, हमारे पास में कुछ चीज ज्यादा होती है, किसी और के पास में वो चीज कम होती है, तो एक तो ये होता है कि हम हमारे लव एंड अफेक्शन को लेते हुए हम हमारी कोई चीज दूसरे को दे देते हैं। पर जस्टिस वो होता है जिसमें हम किसी और को नहीं जानते हुए भी हम उसके लिए कुछ करते हैं, जहाँ पे हम हमारी जो स्वार्थ की भावना छोड़ के एक समाज के रूप में, एक समाज के मेंबर के रूप में, एक समाज के हिस्से के रूप में हम ये कोशिश करते हैं कि समाज में सबको बराबर से हक मिले और कोई भी दबे नहीं रहे समाज में, ठीक है। और यही जो जस्टिस का सिस्टम है वो बताता है कि सब इक्वल है। और यही सोशल जस्टिस जो हमारे संविधान में भी दिया हुआ है, सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल हमारे संविधान में दिया हुआ है, इसको भी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, जस्टिस का कंसेप्ट। तो आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है आतंकवाद के ऊपर। तो अभी अभी रिसेंटली जो यूएन काउंटर टेररिज्म के जो चीफ है सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने ये कहा है कि हमको इस्लामिक स्टेट जो आईएसआईएस काफी सालों तक की जो आईएसआईएस की एक हमको समस्या देखने को मिली मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ये कहा कि हमको अभी भी इससे इतनी राहत नहीं मिली है। और ये जो संप्रदाय ये जो समूह था आतंकवादी, ये अभी भी है। और अभी इसका मौजूदगी जो है वो वेस्ट एशिया और अफ्रीका में है। तो करंट स्टेटस क्या है? अभी करंट स्टेटस इसका ये है कि 10,000 आईएस फाइटर्स जो है, जो आईएस के आतंकवादी है, वो अभी भी इराक और सीरिया कंट्री में अभी भी वो एक्टिव है। उसके साथ में आईएस के पास में खुद का एक पूरा प्रोविंस है, वेस्ट अफ्रीका में खुद का एक पूरा प्रांत है, जहां पर 3,000 जो आतंकवादी है वो अभी भी है। तो जो ये टेररिस्ट ग्रुप है वो कैसे, पहले तो ये हमको पता था केवल इराक और सीरिया तक था, लेकिन अब इराक और सीरिया के अलावा जो इसके अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनको भी ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सीरिया और इराक से इनका प्रभाव कम हुआ, जहां पर हमको देखने को मिला था कि कैसे सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्सों पर इनका कब्जा था, तो अब वो उतना कब्जा तो नहीं रहा। पर कहीं ना कहीं अभी ये एक छोटे छोटे सेल्स में, एक छोटी छोटी पॉकेट्स में इन अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान में ये जो वहां की जो इथनिक और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं,
उन पे अटैक होते हैं और ये अटैक इन आईएस ग्रुप टेररिस्ट द्वारा ही किए जाते हैं। सीरिया में देखें तो सीरिया में हमेशा एक गृह युद्ध की स्थिति रही है। वहां पे जिहादीस और जो रिबेल्स है, उन्होंने वहां की इदलिब प्रांत पे कब्जा करके रखा है, जो कि सीरिया का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। वहां पे अभी भी जिहादी जो सरकार और लोकतंत्र और इन सब में विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे जो समुदाय है, ऐसे जो लोगों का जो समूह है, उन्होंने इदलिब प्रोविंस पे कब्जा करके रखा है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट प्रांत का अगर देखें तो वहां पर एक कुर्दिश लोग है, एक कुर्दिश संप्रदाय है, जो अपने आप में अपनी एक अलग इथनिक ग्रुप, एक अलग आइडेंटिटी मांगता है, मांग करता है। हमेशा से एक डिमांड रही है कि जो कुर्दिश समूह है, जो इथनिक ग्रुप है, जो 3-4 देशों में की सीमाओं से लगा हुआ है और वो 3-4 देशों में उनकी जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, उसको एक देश की उन्होंने हमेशा से डिमांड करी है। तो वैसे ही सीरिया में नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, उसको कुर्दिश रिबेल्स ने कब्जा करके रखा है और उसको एक अपनी अलग ऑटोनॉमी, एक अपना अलग स्वतंत्रता के साथ में उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करा है। उसके साथ में जो तुर्किश धनिक लोग सीरिया में मौजूद है, तो उसको कहीं ना कहीं तुर्की की तरफ से भी एक सपोर्ट आया और ये जो एक हिस्सा था सीरिया में जहाँ पे ये तुर्किश लोग रहा करते थे, अब उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा करके रखा है, जो तुर्किश रिबेल्स थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बफर बन गया है सीरिया और तुर्की के बीच में। तो देखिए, हम मैप से थोड़ा देखते हैं, तो ये जो आपको रेड हिस्सा दिख रहा है, ये है सीरियन गवर्नमेंट का। अब इसमें ये जो छोटे छोटे आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये है आईएसआईएल प्रेजेंस अभी भी जहां पर उसका मौजूद है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुर्दिश रिबेल्स ने एक कब्जा करके रखा है, तो ये इसका इतने बड़े नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर एक कुर्दिश जो रिबेल्स है उनका कब्जा है। उसके बाद में जो गोलन हाइट्स का एरिया है, इस पे तो इसराइल का कब्जा है, ये आपको पता, इसराइल ने इसको अपना हिस्सा मान के रिकॉग्नाइज करा है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद में ये जो इदलिब प्रोविंस बताया था मैंने, जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सीरिया का, इस पे भी रिबेल फोर्सेस का, जिहादियों का कब्जा है। और उसके बाद में ये जो आपका नीला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर तुर्की इतनी जो रिबेल्स है उन्होंने कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं तुर्की से भी उनको सपोर्ट आया है, राइटर ने ऐसा बताया है, जिसके कारण एक बफर क्रिएट हो गया है सीरिया और तुर्की के बीच में। तो अभी अगर हम इराक की बात में करें, तो इराक में अभी भी जो प्रो शिया जो लड़ाकू समूह है वो अभी भी एक्टिव है, और वो जो यूएस ट्रूप्स है, जो वहां पे यूएस ट्रूप मौजूद है, उन पर अटैक कर रहे हैं। उसके साथ में अगर हम लीबिया की बात करें, तो लीबिया में तो वहां की दो सरकारों के बीच में ही एक कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जिहादियों को फायदा मिला है और जिहादियों ने भी अपना एक वहां पर कब्जा बनाए रखा है। तो आज का हमारा तीसरा आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत कम ही हमको ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जो कॉग्निजेंट एक आईटी कंपनी है, उसके फॉर्मर सीईओ ने ये आर्टिकल लिखा है कि जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 में सब वर्क फ्रॉम होम की एक पद्धति पे शिफ्ट हो गए। जो हमारी आईटी कंपनीज है या और जो सर्विस सेक्टर्स की कंपनी है, जो पहले ऑफिस में बैठ के काम करता था, उनके सारे एम्प्लॉयज लगभग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि ऑफिस में तो आपका एक फिक्स डेस्कटॉप सिस्टम होता है, यहाँ मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, हमने लगा के डेस्कटॉप सिस्टम हो गया, ठीक है। पर अभी ऐसे चलते हुए जब हमको वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं लैपटॉप्स की जरूरत बढ़ गई है। लैपटॉप्स इजी मूवेबल होता है, आप उठाओ, ऑफिस में काम कर लो, आप उठाओ, घर चले जाओ, या आप जहाँ पे भी आप वहां से बैठे बैठे काम कर सकते हो। तो लैपटॉप की एक जरूरत बड़ी है वर्क फ्रॉम होम अगर आपको करना है। तो फिर आप डेस्कटॉप इतना उठा के लाना मुमकिन नहीं होता है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं लैपटॉप एक कंडीशन को थोड़ा ईज करता है, थोड़ा आसान बनाता है। तो अब राइटर ने ये कहा कि ये जो डेस्कटॉप से अभी जो एक डिमांड बढ़ी है लैपटॉप्स की, तो इन पुराने डेस्कटॉप्स का क्या होगा। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस है, जो हमारी कंपनीज है, जिनके अब ये डेस्कटॉप अब आउटडेटेड सिस्टम में चले जाएंगे, तो हम इन डेस्कटॉप्स को अंडर प्रिविलेज, जो हमारे हाशिए के, जो हमारा ऐसा संप्रदाय है जिनको जरूरत है सच में, उनको हम ये दे सकते हैं। क्योंकि
कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट है सीएसआर का। सीएसआर का कंसेप्ट इसीलिए आया था कि जो हम समाज से, कॉर्पोरेट हाउसेस, जो कंपनीज लेते हैं, हम समाज को वही लौटाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फायदा, वो कंपनी छोटी से बड़ी होती है, इतना मुनाफा कमाती है, तो वो समाज से ही कमाते हैं ना। तो जहां से आप लेते हो उसके टुवर्ड भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। तो इस भावना को लेकर एक सीएसआर बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होता है कॉर्पोरेट को। तो इससे क्या परिवर्तन आ सकता है, इससे क्या अच्छी चीजें हो सकती है, राइटर ने बताया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल गैप है, जो हमारा समृद्ध समाज है और जो हमारे समाज का निचला तबका है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। तो इस खाई को कहीं ना कहीं हम एक बांध बांध के, ये डोनेशन, इस प्रकार के डोनेशन, इस प्रकार के इनोवेटिव जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, ये कहीं ना कहीं एक बांध बना के इस गैप को ब्रिज करता है। तो पैंडेमिक के चलते हुए हमने देखा कि कैसे जो लोग शहरों में थे, जिनके पास में, जो समृद्ध लोग थे, उनके पास में सब कुछ आ गया, लेकिन गांवों में और जो हमारे आदिवासी हिस्से हैं हमारे देश के, जो शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पे अभी भी डिजिटल इतनी पहुंच नहीं, वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां पे बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर लोगों को पता नहीं है अभी भी अच्छी तरीके से। तो वहां पर हम इनको पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इससे फायदा होगा। उसके साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को भी एक डिजिटल मोड में चेंज करने की बात कही गई है। तो अगर हमको हमारे एजुकेशन को डिजिटल मोड पे लाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और अगर अब सरकार भी एक लिमिट तक एक व्यय कर सकती है, ठीक है, और उन स्कूलों को क्या, जहाँ पर जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है लेकिन ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है, उनको जरूरत है कुछ डोनेशंस की, तो वहां पर भी जो डोनेशंस हो सकता है डेस्कटॉप्स का। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल होता है कि एक जो डेस्कटॉप है उसका उम्र होता है 3 से 4 साल बाद, उससे 3 से 4 साल बाद उसको एक ई वेस्ट करके हम उसको फेंक देते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो इसके बजाय हम उसको, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट है रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, तो ये जो ई वेस्ट को हम इससे कम कर सकते हैं और ये किसी और के फायदे में भी आ सकता है। तो अब राइटर ने बताया कि कौन कौन सी स्टेप्स ले सकते हैं इस डोनेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो जरूरत है कि मल्टी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, एनजीओ है, इनको सबको साथ में हाथ मिलाना होगा और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा। सरकारों को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे जरूरत है, कितनी जरूरत है। एनजीओ को ग्राउंड रियलिटी पता रहता है, एनजीओ बता सकते हैं कि एंड यूजर्स को इसका ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा कॉर्पोरेट हाउसेस जो देनदाता है, जो इंडस्ट्री देनदाता है, उनको ये डायरेक्ट कर सकते हैं एनजीओ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद में एक कंपनी में एसेट डिप्रिसिएशन पॉलिसी होता है। जैसे आज अगर मैंने ये लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, आज इसका वैल्यू है 1 लाख, अगले साल तो इसका एक वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं 80 हजार पे आ जाता है, फिर 60 हजार, 40 हजार, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है और 3-4 साल में इसको एज अ वेस्ट मान लिया जाता है और नॉन यूजेबल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक डिप्रिसिएशन जो पॉलिसी कंपनी की, वो बदलने की जरूरत है। और इस डिप्रिसिएशन पॉलिसी हमको ये लाना पड़ेगा कि ठीक है, असेट इतना डिप्रिशिएट हो गया ना, अब इसके बाद हम इसको फेंकेंगे नहीं, अब ये डोनेशन के काबिल बन गया है। तो डिप्रिशिएट होते होते ये डोनेशन का, तो इस एक डिप्रिसिएशन पॉलिसी की जरूरत है। उसके अलावा गवर्नमेंट से जो क्लियरेंस आते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग ऐसे बड़े डोनेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा होता है। तो SEZ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास इसमें कैसे भूमिका निभा सकते हैं, राइटर्स ने बताया है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जब हम ये देते हैं हमारे एसेट, तो डेस्कटॉप हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें कंपनी का कुछ डेटा होगा, वो मिसयूज हो सकता है, तो हम इसको फॉर्मेट करके उसको वापस से रिफर्बिश करके हम इन मशीन्स को डोनेट कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से हम उसमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। जैसे एक उबंटू करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है और ये काफी आसान होता है। और ऐसे ही अंडर प्रिविलेज या जहाँ पर पहुंच नहीं रहती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते विंडोज जैसे सिस्टम्स को, तो हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि एनजीओ बड़ा रोल निभा सकते हैं, तो वो ये चूज कर सकते हैं कौन कौन से डिजर्विंग इंस्टीट्यूशन है, एंड यूजर्स कौन कौन से हैं जिनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
उसके बाद में मेंटेनेंस सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने डोनेट कर दिया और हो गया। आपको कहीं न कहीं इसको थोड़ा मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक फंडिंग की बात करिए तो सीएसआर के द्वारा ये फंडिंग का जो उद्देश्य है वो भी अचीव किया जा सकता है। तो आज का हमारा न्यूज़ एंड फ्लैश है वो रोहिंग्या जो समुदाय है उनके बारे में है। आपको पता होगा कि कैसे एक नरसंहार हुआ था म्यांमार में और वहाँ की सेना ने जो रोहिंग्या को वहाँ से खदेड़ के वहाँ से उनके देश से बाहर किया था उस टाइम। और अभी भी वर्ल्ड के लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग है कि जहाँ पर आंग सान सू की जैसी एक नोबेल लॉरेंस है वहाँ पे, नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिल गया है, उनकी कंट्री में ऐसा हुआ और इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाए गए। म्यांमार अपने आप में एक लोकतंत्र को लेकर जूझ रहा है, उसके वहाँ पे सेना का राज है। तो इनका 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है बांग्लादेश में। अभी देखने वाली बात रहेगी कि आगे और इन रेफ्यूजीज़ के लिए क्या होता है। और हमारा वर्ल्ड हमारा समाज जो एक वसुधैव कुटुंबकम जिसको कहते हैं एक तो सारा संसार ही हमारा परिवार है, हमारा समाज है, तो वो उनके लिए क्या करता है? रिपेट्रिएशन इनका हो सकता है कि इनको वापस घर जाने का मौका मिल सकता है कि नहीं? क्योंकि ना कहीं किसी को हर किसी को उसका घर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस नरसंहार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं अभी जो सदर्न बांग्लादेश है, जो दक्षिण बांग्लादेश है, वहाँ पे 1 मिलियन रोहिंग्यास अभी रह रहे हैं। कितनों की मौत हुई होंगी, कितने तो समुद्र पार करते-करते डूब गए होंगे। तो ऐसी त्रासदी जो है वो हमारे एक मनुष्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होता है। तो देखने वाली बात रहेंगी कि आगे चल के रेफ्यूजीज़ के लिए क्या स्टेप्स उठाते हैं, भारत क्या करता है, ये देखने वाली बात रहेंगी। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।